बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का बाहर का समर्थन करेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अपना स्टैंड अभी भी कायम रखा है। देखिए रिपोर्ट। बदल गई ममता के सुरों की धार। एक तीर से किए कई शिकार। बाहर से समर्थन का ऐलान। अगर बनी INDIA की सरकार। लोकसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत के दांव-पेचों से चुनाव जीतने की जंग जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है, जिन्होंने INDIA गठबंधन को सरकार बनने के हालात में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन राजनीतिक दाव पेचों में माहिर ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर संभावनाओं का शून्य भी नहीं छोड़ा है। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। प्रधानमंत्री तो पहले तय करे कौन होगा प्रधानमंत्री। पप्पू होंगे कि गप्पू होंगे कि सप्पू होंगे कि लप्पू होंगे, पहले प्रधानमंत्री तो तय करे। तो कोई प्रधानमंत्री तो इनका तय नहीं है, और ये चले हैं लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी से। यानी दिल्ली को लेकर ममता बनर्जी की नीति पहले की तरह अलग है और बंगाल को लेकर अलग। लेकिन INDIA अलायंस को बाहर से समर्थन की बात आई तो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत का चेहरा चहक उठा। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी का दाव भले ही नया हो, लेकिन अमित शाह के पास बंगाल से निकली हर बात का जवाब होता है। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, 3 बाकी हैं। जाहिर है सियासत के दांव-पेच भी अब और तेज होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 3 चरणों की ये बाजी नतीजों की पटकथा लिखने वाली है। उधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं में एक ने महिला का आरोप लगाया है और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया। खबर तो यह भी है कि अभी तक इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में खौफनाक वारदात। संदेश खाली गैंगरेप कांड का विरोध करने वाली महिला से रेप। बीजेपी का TMC कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप। संदेश खाली के आरोपियों को बचाने में जुटी TMC।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दहशत की जो कहानी कुछ महीनों पहले शुरू हुई, कमोबेश वही डराने वाली कहानी अब तक जारी है। पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक एक्स हैंडल पर लिखा गया एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी समझाते हैं। संदेश खाली अभी भी जल रहा है। टीएमसी के असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उत्पीड़न के कारण इस आतंक के राज के पीड़ितों में एक और महिला भी शामिल है, जो संदेश खाली में सामूहिक यौन उत्पीड़न की दर्दनाक कहानी के खिलाफ मुखर विरोध करने वाली एक गृहिणी है। आज जब बीजेपी नेता श्रीमती प्रियंका टिबरेवाल संदेश खाली गईं और उन्हें धमकियों और यातनाओं के बारे में बताया गया, तो उस महिला को चुप कराने की खौफनाक कोशिश की गई। उन्हें कुख्यात स्थानीय टीएमसी नेता दिलीप मलिक के परिचितों ने अगवा कर लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनकी असहमति को दबाने के इरादे से उन्हें तालाब में धकेल दिया गया, लेकिन पड़ोसियों के समय पर हस्तक्षेप की वजह से उनकी जान बच गई। आरोप है कि संदेश खाली के माजेर पारा इलाके में एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके हाथ पांव बांधकर एक तालाब के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला का पति संदेश खाली थाने में सिविक वॉलंटियर के पद पर तैनात है, जिसका आरोप है कि 3 नकाबपोश बदमाश उसकी पत्नी को उठाकर ले गए और जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जिस महिला के साथ ये वारदात हुई वो संदेश खाली गैंगरेप कांड की मुखर आवाज रही है, लेकिन ममता सरकार के राज में उसी महिला के साथ रेप करने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज मैंने संदेश खाली का दौरा किया, जहां टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वे शेख शाहजहां को निर्दोष साबित करें। एक महिला ने मुझे दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में बताया, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक महिला का अपहरण कर लिया था। दरअसल जिस महिला के साथ ये सब कुछ हुआ उसे माजेर पारा में अत्याचारों के खिलाफ उठाने वाली एक बुलंद आवाज माना जाता है। यही वजह है कि वारदात के कुछ ही देर बाद बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा पीड़ित परिवार के घर पहुंच गईं। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तब रेखा पात्रा को थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की घटनाओं पर बंगाल सरकार को घेर चुके हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के बीच एक बार फिर संदेश खाली का मामला तूल पकड़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले पर ममता सरकार को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो वहीं स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सवालों में घिरती नजर आ रही है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते नजर आए और केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव की तरफ कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि देश में इससे बड़े और भी मुद्दे हैं। हालांकि बाद में संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कल तक संजय सिंह स्वाति से बदसलूकी के मामले पर विभव कुमार पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन आज संजय सिंह विभव कुमार का बचाव करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी,
उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वाति से दिल्ली के सीएम हाउस में हुई बदसलूकी के मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। महिला आयोग के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को तलब किया गया है। विभव कुमार को नोटिस जारी कर 17 मई यानी कि कल पेश होने के लिए भी कहा गया है। तो स्वाति मालीवाल केस में एनसीडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर दिया है और विभव कुमार को कल पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं कि क्या वो पेश होते हैं, और पेश होते हैं तो उनकी ओर से इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण दी जाती है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर कंफ्यूज्ड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट के लिए चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने सीएए के बहाने विपक्षी दलों को जमकर घेर लिया। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जहां अखिलेश पर निशाना साधा और सीएम योगी की तारीफ की, तो वहीं विपक्ष पर करारा हमला भी किया। जो भी ताकत इकट्ठी कर रही है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। तो सीएए को लेकर लगातार पॉलिटिक्स जारी है और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। इन सभी 14 लोगों को गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी किए गए। जिन लोगों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता मिली है वो खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता। पहली बार बांटे गए भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट्स। 15 मई 2024 ये तारीख उस गारंटी की गवाह बन गई है जिसे 2024 के चुनावों में मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? क्योंकि धार्मिक आधार पर सताए गए 14 लोगों को पहली बार भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहां पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहां मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हम पढ़ लिख रहे हैं, मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी अधिसूचना 11 मार्च 2024 को जारी की गई थी। नियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के आवेदन आए हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं।
दस्तावेजों से जुड़े सारे वेरिफिकेशंस होने के बाद पहले चरण में 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से सभी नागरिकों को सर्टिफिकेट बांटे गए। केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की नागरिकता मिली है हमें सर। 11 सितंबर 2019 को ये कानून संसद में पास हुआ था। इसको लेकर देश भर में जमकर बवाल भी काटा गया। कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जाती है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। यानी इन सभी 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन लोगों को भी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है जिन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और अब एक नजर डालेंगे चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर इलेक्शन टॉप 20 में।